वो खेसारी जी आपको अभी मतलब ना बहुत दिनों बाद बिहार में ऐसा हुआ है चुनाव में कि किसी को दूध से नहलाया जा रहा है, किसी को सिक्के से तौला जा रहा है। ये उम्मीद किए थे? राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। नहीं, कभी एक दूध बेचने वाला आदमी कभी कैसे उम्मीद कर सकता है कि उसको दुनिया दूध से नहलाएगी। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि जिस दूध को बेचकर मैं बड़ा हुआ, जिस दूध को बेचकर मैंने अपने जीवन की शुरुआत की, आज उसी दूध से मुझे नहलाया जा रहा है। जिस पैसे के लिए कभी नहीं होते थे मैं मेला घूमूं, आज उसी पैसे से मुझे तौला जा रहा है। तो ये सपने में भी कोई नहीं सोच सकता है कि शायद मेरी जो परवरिश रही है वो मैं कभी शायद नहीं सोच सकता था कि शायद मैं ऐसा हो पाएगा मेरे जीवन में। बट पता नहीं, शायद मेरी मेहनत और लोगों का स्नेह और प्यार और मेरी लगन ने मुझे शायद इस लायक बनाया है कि आज लोगों के दिल में मैं हूँ और लोग मुझे खुद से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। एक नीचे हम आ रहे थे जब ऊपर आपसे इंटरव्यू लेने, तो आपकी एक गाड़ी लगी हुई है, कैंपेन गाड़ी, उस पर लिखा है छपरा की है तैयारी, अब की बारी खेसारी। छपरा की तैयारी अचानक कैसे हो गई? मतलब आपको हम लोगों ने पिछले अगर 1-1.5 साल से आपके कुछ बयानों को सीरियसली वॉच करें, या फिर ट्विटर या फिर फेसबुक इंस्टा पे कुछ इस तरह के कमेंट्स या आप पोस्ट डालते थे जो इशारा करता था कि आप एक किस्म का रोल प्ले करना चाहते हैं, पर चुनावी राजनीति में ये प्लान कहाँ से आया? नहीं, देखिए, ये सब कुछ अचानक हुआ। मैं सच पूछे तो राजनेता बनना कभी नहीं चाहता था और ना ही मुझे बनने का कोई शौक था और ना ही बनने का शौक है। मैं एक नेता इसलिए नहीं बनना चाहता था कि शायद मैं किसी बंधन में ना आ जाऊं या बहुत सारी प्रॉब्लम। मैं अपने जीवन में बहुत खुश था, खुश हूँ भी, बट एक अभिनेता के तौर पे मैं बहुत खुश हूँ, एक कलाकार के तौर पे मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि देखिए, एक राजनेता बनने की मतलब की जिम्मेदारी, पहले मैं अपने परिवार के लिए सोचता था और बाकी भोजपुरी समाज के लिए इंटरटेन सोचता था, और उसी में जो मेरी हृदय इच्छा होती थी, चाहे वो बाढ़ पीड़ितों के लिए हो या बच्चों को पढ़ाने के लिए हो जो अनाथ बच्चे हैं, या कहीं घर जल गया तो उसमें, या लड़कियों की शादी के लिए, ये मेरा प्रयास हमेशा से रहता था। मेरे मन में सेवा भाव शुरू से है, क्योंकि मेरा किसी ने सेवा नहीं किया। तो मैं जब उस लेवल पे पहुंचा तो मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे करना चाहिए, मैं सक्षम हूं तो करूं। बट राजनेता बनना कभी नहीं चाहता था। और अखिलेश भैया ने मुझे बोला कि नहीं यार, आप नहीं लड़ोगे तो कम से कम बहू को लड़ा दो। बोला कि चलो ठीक है। फिर उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, ऋषभ 7 साल का 8 साल का है, कृति 14-15 साल की है। तो बोली कि नहीं, मेरी बस का है नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने भैया से बोला, फिर भी कुछ लोग, माझी की जनता को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन लोगों ने पहले डालना शुरू किया कि नहीं इस बार तो इनको लड़ाना है, इनको लड़ाना है, और उसी में हवा एक उठा। फिर मैं चंदा को मनाने की कोशिश किया, तब तक तेजस्वी भैया से भी मुलाकात हुई। मैं किसी और के टिकट के लिए गया था। अच्छा, फिर मैं किसके टिकट के लिए गए थे मेरे एक जानने वाले संबंधी थे, उनके लिए गया था। मांझी से या एकमा से? नहीं, उनका कुछ अलग क्षेत्र था। अच्छा, सिवान जिला में। तो गया, फिर नहीं हुआ उनका, तो फिर मैं चला आया। फिर अचानक से सारी चीजें हुई, बातचीत शुरू हो गई। करने के बाद फिर उन्हीं के पैरवी के लिए मैं फोन किया था भैया को। तो बोले कि नहीं, आप एक काम करिए, आप अपने वाइफ को लड़ाइए। अच्छा। तो मैं फिर पूछा, बोला कि ठीक है, बात करते हैं। तो वो तो पहले मानती ही नहीं थी। मानने को सच पूछे तो 14 तारीख तक नहीं मानी। अच्छा, 14 तारीख तक नहीं मानी। फिर मैं 15 को उनको कॉल किया कि प्लीज यार देख लो। फिर उनके मम्मी को कॉल किया कि आप मनाओ। अच्छा, सासू माँ को आपने कॉल किया कि बिटिया को मनाइए। फिर उन्होंने उनको मनाया। तो फिर बोली कि ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो। फिर 15 को वो पटना आई। और 16 तारीख को, 15 ही तारीख को मैं डीएम सर से बात, जब किससे बात की थी, हाँ तेजस्वी भैया ने बात की थी किसी से, कि वो नॉमिनेशन का अथी का क्या होगा, क्या बोलते हैं, आधार जो कार्ड जुड़ता है अपना, वोटर कार्ड का क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने लेट सबमिट किया। अब वहां पे दुविधा हो गया कि अब रात को ये बात पता चली। अब मैं रात भर सोया नहीं, और मैं सुबह मुझे वहां जाना था। फिर मैंने मोबाइल ऑफ कर दी कि मुझे चुनाव लड़ना नहीं है और इनका वोटर आईडी में नाम नहीं, अब इसको कैसे। और उन्होंने मेरे एक दिन पहले की
भैया से बात हो गई थी कि चंदा मान गई है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हाँ। माझी नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा सबका गठबंधन है तो सबको उनको लेके चलना है, हाँ। तो आप छपरा लग जाओ। फिर अब ज्ञान तो है नहीं चुनाव का कि कैसे होता है, क्योंकि जो दिल से चीजें होती है ना सर, वहां दिमाग की कोई जरूरत ही नहीं, और दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि दिल की बातें दिमाग नहीं समझ सकता है, दिमाग की बातें दिल तक जाती नहीं है, क्योंकि दिल की बात अलग होती है। अब फिर मैं वहां से अब परेशान परेशान परेशान, फिर वहां से चाचा का कि मैं बोला कि नहीं चाचा नहीं लड़ पाऊंगा, कि नहीं बेटा अब बैक नहीं हो सकते, अब तुम्हें ही लड़ना होगा, और मेरी बात अब काट नहीं सकती, ना नहीं बोलना है। चाचा से मतलब आपका? लालू चाचा से, लालू सब अपने पूरी फैमिली और एक अच्छा, चाचा ही बुलाते हैं आप। हाँ। यही मतलब नहीं, लेकिन कई लोग बोलते हैं, जैसे ये आपने कहानी सुनाई कि कैसी परिस्थितियां पैदा हुई जिसके कारण आपके हाथ में ये टिकट आ गया। हाँ। मतलब पहली इच्छा आपकी नहीं थी। पर कई लोग ऐसा कहते हैं कि ये बहुत प्लान्ड वे में किया गया है लालू जी और उनके परिवार के द्वारा। वो कहते हैं कि छपरा में जब लालू जी चुनाव लड़े, संसद का चुनाव लड़े, तो हमेशा से वो जीतते रहे, लेकिन जब वो चुनाव नहीं लड़े तो ये छपरा वाला जो गढ़ था आरजेडी का, वो टूट सा गया। राजीव प्रताप रूडी लगातार जीते रहे, इस बार भी रोहिणी आचार्य मैदान में थे, पर एक कम मार्जिन से 10 से 13 हजार के मार्जिन से वो हार गई। तो उनको लगता है कि खेसारी अगर मैदान में छपरा में आ गए तो वो गोलाबंदी एक बार फिर से होगी, जिसके दम पे आरजेडी का ये गढ़ माना जाता, तो इसलिए खेसारी जी को आगे किया गया है छपरा के सीट के लिए। नहीं देखिए, गोलाबंदी उसके लिए मायने रखती है जो जातिगत चुनाव लड़ता है। मैं जातिगत चुनाव कभी लड़ना ही नहीं चाहता, और मैं एक कलाकार होने के नाते मैं आपको बता दूं कि मेरे ग्रुप में आप देखिएगा तो हर जात का आदमी है। जो लोग बोलते हैं कि जात, बट मेरे ग्रुप में जात छोड़ दीजिए, मैं किसी को जातिगत नहीं समझता। मैं एक एज इंसान कितना बेहतर है वो मेरे लिए जरूरी है। मैं इंसानों से प्यार करता हूँ, किसी पर्टिकुलर जात से नहीं, क्योंकि हमारा गाना सिर्फ हमारे जात के लोगों ने नहीं सुना, हर वर्ग के लोगों ने सुना है, और मुझे यहाँ तक पहुँचाने में हर वर्ग का कहीं ना कहीं योगदान है। और मैं ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दूँ, ऐसी चीज़ों को मैं अपने सभा में, आप देखिएगा कोई अगर पगड़ी बांध के चलता है, मैं उसको बोलता हूँ भाई पगड़ी खोल दे। ये विषय नहीं है, हमको पगड़ी बांध के अपनी ताकत नहीं दिखाना है, हमें अपनी ताकत को लड़के दिखाना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ करने के लिए लड़ना है, किसी को मारने के लिए नहीं लड़ना है, कुछ करने के लिए लड़ना है। हमेशा से मैं विरोध में रहा हूँ, और हर समाज में देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ यादव जाति में ही उर्दंग लोग होते हैं, हर जाति में कुछ ऐसे आपातकालीन खिड़की होती है, ऐसे लोग होते हैं जिनको समाज से कोई लेना देना नहीं है, उनका मूड में आया तो वो कुछ भी कर जाएंगे। अच्छा, उसके लिए जात का कोई मतलब नहीं है। आपको नहीं लगता है किस समाज में ऐसे बच्चे नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। जिनको समाज का ज्ञान है ऐसी हरकत करेंगे, वो ऐसी बातें करेंगे जो पगड़ी बांध के कुछ भी बोल देना, कुछ भी कह देना, कुछ भी जो समाज को गवारा नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए कोई विषय नहीं है, और मेरे शुरू से ऐसा नहीं रहा कि मैं जातिगत, तो जो गोलाबंदी की आप बात कर रहे हैं वो जातिगत गोलाबंदी था, जिसमें बहुत सारी चीजें कट गई। जो यादव जातियों का संख्या जो ज्यादा था वही चीजें कट गई। तो वहां पे थोड़ी समुदायों का प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप दिल में किसी के लिए बेहतर चीज लेके आओगे, अगर आपकी चीज बेहतर है ना, आपकी सोच बेहतर है ना सर, तो मार्केट मायने नहीं रखता, कहीं भी बेच सकते हो आप। आपने दिल से काम करने की बात की, क्या करना चाहते हैं छपरा से? हम घूमे हैं, हम पिछले 2.5 दिन हम पूरे दिन दे चुके हैं छपरा को। हम अलग अलग जगह के गए, इधर उधर, सबने जहां भी बात हुई तो सबने बोला यार बंदा वो दिल से बोलता है हम कुछ कर जाएंगे, अगर हम नहीं करेंगे तो हमको उतार देना अगली बार पद से। पर क्या करेंगे? मतलब हम देखें, क्योंकि छपरा में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, शहर की भी बात छपरा की नहीं है, पूरी बिहार की स्थिति खराब है। छपरा हमारा खराब तो ही है, मैं छपरा से लड़ रहा हूं इसलिए छपरा की बात कर रहा हूं, लेकिन देखा जाए तो मुझे लगता है कि पूरी बिहार की स्थिति, किसी शहर की स्थिति ठीक नहीं है, किसी गांव की स्थिति ठीक नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने सर 15 साल जो बच्चा हुआ ना, 15 साल पहले के बच्चों को हम मन में जंगल राज डाल दिए। सोचिए कि हमारी राजनीति कितनी हद तक गिर गई कि आज 15 साल का बच्चा भी इस बात को जान गया कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया था। ये मतलब नहीं है। आप एनडीए की सरकार के, मैं किसी पर्टिकुलर इंसान का विरोध कभी नहीं करता, क्योंकि सब लोग मेरे गार्जियन हैं और मैं राजनीतिक हूं नहीं,
तो मेरे लिए छपरा में करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि छपरा में कुछ हुआ ही नहीं, तो उसके लिए बहुत कुछ करना है मुझे। नाले की जो प्रॉब्लम है सर, अब पता नहीं, अब करोड़ों लोगों का बर्बाद हुआ है, करोड़ों व्यापारी परेशान हुए उससे। और जो स्कूल की परिस्थितियां हैं, कॉलेज की परिस्थितियां, यूनिवर्सिटी देखिए 6 साल में पास आउट होते हैं बच्चे, 3 साल उनके जीवन से कम बर्बाद होता है। तो सोचिए कि 3 साल में शायद वो अपने जिंदगी के लिए बेहतर सोच सकते थे, वो बेहतर कर सकते थे, लेकिन वो हुआ नहीं। बेहतर अस्पताल नहीं है। आज ही बताइए, हमेशा से आप एक बात सुने होंगे, एनडीए की जब भी चुनावी माहौल होता है तो मैं एक शब्द हमेशा एनडीए के सारे नेताओं के मुंह से सुनता हूं, जंगल राज, जंगल राज। तो उनका जंगल राज बहुत स्पेसिफिक है। वो कहते हैं कि वो जंगल राज ऐसा था जिसमें कानून था ही नहीं। बच्चे किडनैप किए जाते थे, बड़े बड़े व्यापारी किडनैप होते थे, फिरौती का गैंग चल रहा था, रंगदारी वसूली जाती थी। आप शाम 3 बजे कोई अगर शख्स बाजार जाता है, मान लीजिए कि इस इलाके से छपरा बाजार जाता है, अगर उसे लौटना है शाम में 5-6 के बाद, तो घर में ऐसा माहौल होता था कि प्रभु बस उन्हें घर वापस लौटा दो। क्या ऐसा माहौल था? आपने कभी ऐसा देखा था? नहीं, मैं शायद मेरी उम्र ज्यादा नहीं हुई। हाँ, कुछ चीजें थी उस समय, नो डाउट, बिल्कुल मैं इस बात को एग्री करता हूँ। बट उस समय सिर्फ अपहरण होते थे, इस समय हॉस्पिटल में घुस के गोली मार दी जाती है। उसमें तो फिरौती देकर आदमी बच जाता था, लेकिन इसमें बचता नहीं है, डायरेक्ट मार दिया जाता है। आप पारस होटल वाला, पारस पारस अस्पताल अस्पताल वाला कांड, सोचिए कि 6 महीने में कितने कांड, 50 से ऊपर कांड हुए थे ना। तो वो बेहतर था कि ये बेहतर है? अब इसमें गुणागरित करिए। सबसे बड़ी चीज एक बात बताएं, आप किसी भी एनडीए के नेता से इस बात को जरूर पूछिएगा कि ठीक है वो जंगल राज था, लेकिन 15 साल से सरकार, 20 साल से सरकार तो एनडीए की है यहाँ पे। तो आप अपना उपलब्धि बताओ ना दुनिया को कि इस 20 साल में आपने कौन सा उपलब्धि दुनिया को दे दी, इस बिहार को दे दिया। जिस अवस्था में आपको मिला था आपने बेहतर किया, ठीक है, प्रशासन बेहतर किया आपने, नो डाउट, बिजली की, बट जीने के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए रोजगार तो चाहिए ना। रोड पे चलने के लिए, गाड़ी चलती है तो उसके तेल के पैसे चाहिए ना। तो दुनिया में एक बार एनडीए के हर नेता से जरूर सवाल करिए कि भाई 20 साल तो आपके हाथ में था, तो आप हर चुनाव में जंगल राज की बात क्यों करते हो? आप अपना काम कब दुनिया को दिखाओगे? आप अपना काम दुनिया को कब बताओगे कि आपके राज में आपने बिहार को कितना रोजगार दिया और कितनी पलायन रोकी, कितने बेहतर अस्पताल बनाए, कितने बेहतर यूनिवर्सिटी बनाए, कितने बेहतर कॉलेज बनाए, कितने बेहतर रोड बनाए, कितने बेहतर शहर को डेवलप किया, कितने बेहतर बच्चों का भविष्य तय किया। ये सवाल आप जरूर पूछिए कि आप हमेशा हर चुनाव में एक बार होता है, 2 बार होता है, भाई अब तो राज आपका है, अब तो सब बदल जाना चाहिए, लेकिन आपके राज में भी बदला क्या है वो तो बता दो। हर आदमी सिर्फ मजहब की बात कर रहा है, धर्म की बात कर रहा है, मंदिर मस्जिद की बात कर रहा है। भैया मैं धर्म विरोधी नहीं हूं, मैं धर्म के पक्ष में हूं, बट मेरे कहने का मतलब कि हमारे लिए मंदिर जरूरी है तो हमारे लिए स्कूल भी जरूरी है, हमारे लिए कॉलेज भी जरूरी है, हमारे लिए अस्पताल भी जरूरी है, हमारे लिए रोजगार भी जरूरी है। तो भाई सिर्फ मंदिरें बनाओगे आप, रोजगार कब दोगे हमें? प्रसाद खरीदने के लिए पैसे चाहिए ना हमें। अपने बच्चों के मन में उनको आस्था जगाने के लिए भाई हम जिंदा रहेंगे तब ना आस्था जगा पाएंगे। हम ऐसे ही मर रहे हैं और आप बेमतलब के बोलते हो कि हिंदुत्व लाएंगे, हिंदुत्व। भाई हिंदुत्व को बचेगा तब ना। रवि भैया का बयान नहीं देखते हैं, उटपटांग बोलते रहते हैं, बड़े भाई है उनके बारे में नहीं बोलना चाहिए। आपको वो जिंदगी नहीं देंगे। रावण स्वर्ग में सीढ़ी लगा रहा था, नहीं लगा, उन्होंने गोरखपुर में स्वर्ग में सीढ़ी लगा दी है। आप वहां जलिएगा, डायरेक्ट स्वर्ग में जाइएगा। जीते जी तो कुछ दे नहीं रहे हो, मरने के बाद स्वर्ग दे रहे हो यार, ये कौन सा भाषा है? आप बताओ ना मुझे। आप सुने थे ना जहां पे हमारे पूजनीय बाबा आदित्यनाथ योगी जी भी थे, ये कौन से नेता का भाषा है और कौन से इंसान का भाषा है कि यहां जलोगे महादेव स्वर्ग में जाओगे सीधे? इंसान आपको चुना है सिर्फ मर के जलने के लिए, उनको जिंदगी कब दोगे भाई? जलाने के लिए तो आपने स्वर्ग की सीढ़ी लगा दी, लेकिन जीने के लिए क्या दिया? जीने के लिए भी कुछ दे दो ताकि जब तक हम जिए कम से कम स्वर्ग की तरह रह के जी ले।
जीना तो जिनको जीने नहीं देना है, इनका टारगेट है कि तुम जल्दी जल्दी मरो, सब पूरे हिंदुस्तान को, हम लोगों को गोरखपुर में जला के स्वर्ग में भेज देना है। पर आप गोरखपुर चले गए, हम आते हैं छपरा पे। हाँ, मैं वही बात बोल रहा हूँ, उनकी भाषा की बात बोल रहा हूँ। हाँ। आज देखिए राजनीति, समझ लीजिए भैया कि राजनीति को लोगों ने धंधा बना लिया है। मेरे पास धंधा है और सबको पता है मेरे पास भगवान बहुत कुछ दिया है। मैं राजनीति को धंधा नहीं बनाया हूं और ना ही मेरे लिए धंधा है। इसीलिए ना मुझे हार का डर है ना जीत की खुशी है। मैं जीत की खुशी उस दिन मनाऊंगा जिस दिन छपरा को बेहतर बना दूंगा, जिस दिन छपरा को डेवलप कर दूंगा, जिस दिन छपरा के नाले सुधर जाएंगे, जिस दिन छपरा में बेहतर स्कूल हो जाएंगे, कॉलेज हो जाएंगे, जिस दिन छपरा में बेहतर अस्पताल हो जाएंगे, जिस दिन बिहार में रोजगार आ जाएगा, मेरी सफलता उस दिन तय होगी कि जिस काम के लिए खेसारी को चुना गया था यही बंदा किया। उसके बाद मुझे किसी से वोट मांगने की जरूरत पड़ेगी? भैया मैं घर बैठूंगा, सिर्फ नॉमिनेशन करूंगा, घर बैठ जाऊंगा। मुझे राजनीति करनी भी नहीं, आगे करना है या नहीं करना इस पे मैंने सोचा भी नहीं है। बट एक बार छपरा बेहतर बन जाए, उसके बाद जिसको बेहतर करना है उसके बाद उसको बढ़ाए। मैं मिसाल कायम करने के लिए कर रहा हूं कि एक विधायक का काम होता क्या है, एक पूरे बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान जाने कि एक विधायक, एक आदमी कमाकर अपने परिवार के लिए घर भी बना लेता है सर, अपने बच्चों को पालकर बेहतर शिक्षा भी दे देता है, अपने बच्चों को 2 टाइम का भोजन भी दे देता है, और जिसके हाथ में पूरा हिंदुस्तान है, वो हिंदुस्तान को परिवार बना के चल रहा है। तो भाई चल रहा है तो उस परिवार का ख्याल कौन रखेगा? हम अनाथ थोड़ी पैदा हुए हैं। हमारे लिए प्रधानमंत्री जी है ना, बिहार के लिए माननीय हमारे चाचा नीतीश कुमार है ना, तो ये हमें कब अपना बेटा समझेंगे? जे हमारा बेटा हमें छोड़कर जा रहा है गुजरात, हमें छोड़ के जा रहा है नेपाल, हमें छोड़ के जा रहा है इंडिया से बाहर। भाई क्यों? ये कौन सोचेगा? ये तो आपको हमने चुना है, अगर हमने आपको बाप बनाया है तो जिम्मेदारी तो आप ही की है ना कि आप मेरा खाना पीना रहना, मेरी शिक्षा, मेरी दीक्षा, मेरा रहने का, रोजी का, रोजगार का व्यवस्था आपको करना पड़ेगा। क्योंकि आप बाप बनने के लिए मुझे पैदा किए हो कि हाँ मुझे बाप बनाओ, आप आए मेरे पास, मुझे बाप बना लो यार। लेकिन बाप बन के कुछ नहीं हो सकता है, बेटा बन के करिए, बेटा बनिए और लोगों को, हर आदमी को अपना पिता, हर आदमी को माँ बहन सब समझिए। तो मुझे लगता है कि आप बेटा बन के गोद में खेलोगे ना, तो आप अपनी माँ बाप की या अपनी जमीर की, अपनी धरती की, अपने घर का ख्याल रख सकते हैं। आप रिश्तों की बात कर रहे हैं, अभी जितना जो आप लबो-लुआब थी आपकी बातचीत का, उसमें रिश्ते बहुत अहम थे। आपको नहीं लगता कि आपके चुनावी मैदान में उतरने पे, जैसे मैंने शुरुआत में आपसे पूछा था कि आप उम्मीद किए थे कि इस तरह का स्वागत होगा, इस तरह का प्यार मिलेगा, दूध से नहाया जाएगा, फिर मैं दूसरी बात पूछूं कि क्या आपने ये उम्मीद की थी कि आपको इस तरह की खटास का भी सामना करना पड़ेगा, इस तरह की बयानबाजी का, जब डिप्टी सीएम इस स्टेट के आपको नचनिया बोलते हैं टिकट देने के नाम पर कि नचनिया को टिकट दे दिया, या फिर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जिसको हम मान के चलते को एक परिवार है, उसमें एक कलाकार आप पर टिप्पणी कर रहा है, आपको भी जवाब जब दे रहे हैं तो भैया ही नाम ले रहे हैं पर उनकी तुलना कुछ मजाक लहजे में कर रहे हैं, तो ये आपने सोचा था कि ऐसी परिस्थितियां? देखिए मैं सर क्या बोला कि यहाँ लोग आपको शब्दों से छोटा बनाना चाहते हैं, कर्मों से नहीं। मैं किसी नेता का बेटा नहीं हूँ जो मुझे कद और पद मिल गया, ना ही किसी संगीतकार का बेटा हूँ जो मैं बहुत आज संगीत में अव्वल, बहुत सारी चीजें मुझे मिल गई। और उन्होंने नचनिया बोला है तो सच पूछिए तो छपरा की धरती भिखारी ठाकुर की है, जिनको शेक्सपियर कहा जाता है, और छपरा हमेशा भिखारी ठाकुर के नाम से जाना जाएगा। तो भाई हम ऐसे मिट्टी के बेटा है ना जहां पे संगीत पैदा हुआ है। देखा जाए तो ऐसी मिठास है उस भोजपुरी में जिन्होंने हमें दिया है। तो कोई बात नहीं, सम्राट भैया हमारे लिए हमेशा सम्मानित है। हाँ, उनको चुनाव जीतना है, किसी को बड़ा बनाना है, तो देखिए यही तो विषय है। आप मेरे किसी भी इंटरव्यू और किसी भी स्टेज पे किसी के लिए मैं किसी सिस्टम का विरोध करता हूँ, आपके विचारधारा का विरोध करता हूँ भैया। आपके शब्द हो सकते हैं जो वो मेरे लिए गंदे हो सकते हैं, बट एक बार किसी भगवान के मंदिर में जाके पूछिएगा कि खेसारी उतना गंदा है नहीं। मैं उनके लिए कभी भला बुरा नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे मन में सम्राट भैया विपक्ष के नेता नहीं बल्कि मेरे बड़े भाई हैं। वो उनके लिए विपक्ष हो सकता है,
उनके लिए रिश्ते भी विपक्षी की तरह हो सकते हैं, उनके लिए रिश्ते भी पटीदार की तरह हो सकता है, लेकिन मेरे लिए बड़ा भाई थे, है, रहेंगे, और हमेशा मेरे लिए वो सम्मानित है। और इंसान जो भी है, चाहे वो हमारे चाचा मोदी जी हो, नीतीश चाचा हो, चाहे सम्राट चौधरी भैया हो, जितने लोग हैं, ये मेरे लिए हमेशा मेरे गार्जियन के तौर पे रहेंगे। और मैं उनको उनके विचार का खंडित कर सकता हूँ, खंडन कर सकता हूँ, बट मैं उनका कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अंदर एक संस्कार है, अपने से बड़ों का सम्मान मैं हमेशा करता था, करता हूँ, और आजीवन इस सब अपने नेचर को बरकरार रखने की कोशिश करता हूँ। आपकी तुलना जो आप चुनावी मैदान में है, उसकी तुलना पवन सिंह के चुनावी रण जो चुनावी की आजमा रहे थे दाव, उससे की जा रही है। एक दो तरह की तुलना है। एक है कि जैसा भीड़ हम लोग पवन सिंह के यहाँ देखे काराकाट में, वैसी ही भीड़ छपरा में दिखती है, पर वोट नहीं। वोट ये लोग बाहर दूर दूर से दूसरा विधानसभा से आ रहा है देखने के लिए कि खेसारी जी दिख गए, उनका फोटो ले लेंगे, सेल्फी ले लेंगे, पर वोट का मामला वैसा नहीं होगा। वोट वैसा होगा जैसे पवन सिंह जी के साथ काराकाट में। 2,74,000 वोट तो ये छपरा के लोग जाकर दे दिए थे कि पटना से जाकर लोगों ने मोहन भैया को दिया था। 2,74,000 वोट कहाँ से आया था? विदेश से लोग टिकट कटा के आए थे क्या वहाँ? ये कहने की बात है। मैंने क्या बोला, राजनीति बहुत गंदी चीज हो गई है आज की डेट में। राजनेताओं का भाषा गंदा हो गया है, और ये विषय नहीं है भैया। तो ये हमें आप ही बता दीजिए कि जो 2,74,000 वोट उनको मिला था, वो कहाँ का वोट था? काराकाट की जनता का था। तो आप उनसे पूछे क्यों नहीं? नहीं तो ये बातचीत के दौरान कुछ लोग बातचीत के, लेकिन वही तो प्रॉब्लम है कि उनको शब्दों से छोटा करना है। जो भी है, हमारा व्यक्तिगत रिलेशन कौन भी से बहुत बेहतर है, और मैं भी चुनाव में गया हूँ, लेकिन जो हकीकत है उससे मैं दूर कैसे भाग जाऊं? वो मेरे विरोधी थोड़ी है, मैं उनका विरोधी थोड़ी हूँ। हाँ, हम एक दूसरे के अल्टीमेट रहते हैं कभी कभी, बट मेरे कहने का मतलब जो सच्चाई है उस इंसान की, उसको कैसे, वो आदमी महीना 2 महीना धूप में, जो आदमी एसी में रहता है, जैसे मैं रहता हूँ वैसे वो भी रहते हैं बेचारे। उनका भी है जीवन की वो सो के कमाता है आदमी, मैं भी सो के कमाता हूँ। हम सोए रहते हैं और हमारा गाना बजता रहता है, व्यू भागते रहते हैं और पैसे डॉलर से आते रहते हैं। तो जो आदमी सो कर पैसे कमा सकता है, उसको ये धूल फांकने की जरूरत नहीं है सर। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान क्या चाहता है ये मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ में सब कुछ नहीं है। जो उसको वो जो लिख दिया है, शायद उसके विपरीत मुझे यहाँ पे भेजा गया है। तो 2,74,000 वोट उन्हीं से पूछना चाहिए। एक आदमी खड़ा होकर 4 सीट को खत्म कर दिया, उस आदमी की पावर नहीं है? क्यों नहीं बचा लिए? वो बचा लेना चाहिए था। क्या ऐसा ही कमाल आपके नाम पे भी आरजेडी करना चाहती है? नहीं, एक बात बताओ, आरजेडी का अपना फैन फॉलोइंग है। तेजस्वी भैया की इतने सारे, जो 17 महीने में उन्होंने जो 5 लाख नौकरी लोगों को दी, वो भी एक सिंपैथी लोगों का है, जे इन पे उन लोगों का भरोसा है। दूसरी चीज है कि जो 2 करोड़ 2.5 करोड़ नौकरी देने की बात है, अभी जीविका दीदी जितनी भी है उनको परमानेंट करने की बात है, या यहाँ पे पलायन रोकने की बात है, तो कम से कम तेजस्वी भैया रोजगार या ये सब करने की बात कर तो रहे हैं। एनडीए के लोग के पास अगर पूछिएगा, उनके भाषण में एक बार अगर देख लीजिए कि वो रोजगार देने की बात करते हैं। आप किसी को देख लीजिए उठा के, इतने दिन में कभी आपने रोजगार का बात उनकी जुबान से सुना है? उनके जुबान से आप एक ही बात समझोगे, जंगल राज। जंगल राज के अलावा उन लोग के पास एक मुद्दा अगर हो तो बता दीजिए। अभी चुनावी में होगा क्या? खेसारी ने गंदे गाना गाया। अरे यार, तो गंदे गाने की वजह से थोड़ी पलायन चला जा रहा है लोग यहाँ से उठ के। गंदे गाने की वजह से थोड़ी यहाँ का नाला खराब हो रहा है। मेरे गाने की वजह से थोड़ी यहाँ के स्कूल खराब हो गए, अस्पताल खराब मेरे गाने की वजह से हुए। अरे वो इंटरटेन का विषय है, उसमें जो मुझे समझ में आया, वो जो समझ थी मैंने की। अगर लोगों को इंटरटेन की, मुझे वही सही लगा उस समय में वही किया। पर क्या अगर आगे जब आप नेता बन जाते हैं, अगर जनता आपको मौका देती है, तो क्या आप उस तरह के गाना बंद कर देंगे जिसको लेकर बार बार लोग सवाल उठाते हैं? अच्छा, ये बताइए कि जनता को बेहतर मुझसे काम चाहिए कि गाना चाहिए, बता दीजिए। पर आप एक रोल मॉडल बन जाएंगे। रोल मॉडल में आज भी हूँ। आज भी लोग खेसारी को फॉलो करते हैं, और शायद इससे ज्यादा करते हैं। मैं नेता अब बन रहा हूँ, और ये मेरा शौक नहीं है। ये मेरा शौक नहीं है नेता बनना, एक जिम्मेदारी है।
एक जिम्मेदारी के साथ मैं आया हूं और जिम्मेदार व्यक्ति के साथ प्रयास कर रहा हूं कि एक जिम्मेदारी है मेरी। मैं कला जीवन में नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसके वजह से मुझे ये जो भी मिली है, प्रसिद्धि जो भी मिली है, और इतना सम्मान अगर मिल रहा है तो मेरे कला की वजह से मिल रहा है। तो भाई मैं कलाकार था, कलाकार हूं, कलाकार रहूंगा, तभी मैं हृदय से सोच पाऊंगा। मैं जिस दिन नेता बन जाऊंगा ना, शायद मेरे अंदर से इमोशन खत्म हो जाएगी और मेरे शब्द बुरे हो जाएंगे दुनिया के लिए। तो पर आप नेता बनना क्यों चाह रहे हैं? जब आप कह रहे हैं कि नेता बन जाऊंगा, इमोशन खत्म हो जाएंगे, तो आप नेता मुझे बनना क्यों चाह नेता रहे हैं? बन कहाँ रहा हूं, मैं तो बेटा बन के आया हूं छपरा का, क्योंकि मैं पैदा यहाँ हुआ हूं। और एक बेटा के हिसाब से मैं अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, अपने जमीन का, अपने जो व्यवस्था मैं अपने घर के लिए कर सकता हूं, अपने हुनर से बेटा बन के उसको करना चाहता हूं। बाकी छपरा की जनता जाने, मुझे हार का आज भी डर नहीं है। मैं तो यही कह रहा हूं कि 15 साल आपने चाचा को दिया, 5 साल भतीजा को दे दीजिए। अगर भतीजा भी नहीं करे तो उन्हें भी बदल दीजिए, क्योंकि मैं एक पार्टी का विशेष व्यक्ति नहीं हूं। मैं आपका शुभचिंतक हो सकता हूं, लेकिन आपका विचार खराब है तो सॉरी, मैं आप बड़े भाई क्यों ना हो, मैं आपके विरुद्ध जा सकता हूं। मेरा विषय वो है कि आज सरकार बदल रही है, उनको नहीं लग रहा है। सोचिए कि छपरा में शायद मुझे नहीं पता था कि मोदी जी आए हैं। आज गुप्ता चाचा ने शायद बताया कि बैल बुद्धि है वो, उनको पता नहीं है, 2 बार आए हैं। अच्छा। तो 2 बार आकर किए क्या है? 2 बार आकर कुछ दिए तो नहीं, सिर्फ वादा करके गए होंगे यहाँ से। तो भाई हमें वादे नहीं चाहिए, हमें काम कर दीजिए ना। मेरे कहने का मतलब जी, आपको दर्द होता है कि नहीं कि आप जहाँ के प्रधानमंत्री हैं और आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं उनका फैन हूँ, मैं उनके फैन हूँ कि वो बहुत मोदी जी के फैन है? बिल्कुल फैन हूँ। वो काम करते हैं और इतने इस उम्र में भी इतने जगते हैं वो। जो हकीकत है उसको बोलना है, लेकिन आप जग के सिर्फ गुजराती के लिए सोचिएगा। आप जगते हैं तो कभी बिहार के लिए भी सोच लीजिए। 15 साल से सिर्फ जंगल राज की बात किया है बिहार में सबने आके, लेकिन एक बार रोजगार और रोजी पे बात ही किसी ने नहीं की। तो मैं आप लोगों से भी सवाल कर रहा हूं कि प्लीज आप उनसे बोलिए कि जंगल राज कब आपके जुबान से हटेगा। अच्छा। ये राज जो है, इसमें आज तक तो ना रोजी मिली, ना बेहतर अस्पताल मिला। आप अपने बच्चों की पढ़ाई तो भाई बाहर कराते हो, बट यहाँ की बिहार की जनता की बच्चों की पढ़ाई कहाँ होगी? बिहार में होनी चाहिए। बिहार में ना, बिल्कुल। तो जब उन्होंने अपने बच्चों के लिए स्कूल बेहतर नहीं बनाई, तो बताइए बिहार के बच्चों के लिए बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उनके नजर में उनके ही बच्चे बेस्ट हैं और उनको बेहतर शिक्षा मिलनी चाहिए, हमारे बच्चों को नहीं। मैं इसी को तोड़ने जा रहा हूं कि मुझे अपने छपरा में बेहतर स्कूल बनाना है। मुझे अपने छपरा में, इनका इलाज यहाँ होता नहीं है, इनका इलाज दिल्ली होता है, नहीं तो अमेरिका होता है। तो सोचिए कि जो आदमी अपने इलाज के लिए बेहतर अस्पताल नहीं दिया, तो क्या हमारे लिए वो बेहतर अस्पताल देगा? और उसी चीज को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपने छपरा में बेहतर अस्पताल बनवाऊंगा, चाहे उसके लिए जो भी हो जाए। मैं अपने छपरा के बेहतर जो नाले की वजह से व्यापारियों का नुकसान हुआ है उस पे काम करूंगा, उसको जितना जल्दी हो सके सॉल्व करूंगा। ये आपके पास प्रायोरिटी लिस्ट है? फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट है मेरी कि इन चीजों पर काम सबसे पहले नाले का ही। सबसे अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले, मैं उस दिन रैली कर रहा था तो एक हमारा दिन भर मेरे साथ घूम रहे थे, एक सिपाही थे, उन्होंने बोला कि सर सरकार आपकी बन रही है, हमारा वेतन बढ़वा दीजिएगा और हम लोगों का जो पेंशन है उस पर थोड़ा सा बात करिएगा जरूर। सबसे पहले मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि सरकार बनते ही मैं भैया से जरूर बोलूंगा कि भैया हमारी सिपाही हमारे लिए जान है, हमारी सुरक्षा की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उनकी है। अपने बीवी बच्चों से दूर रह के वो बेचारे हमारे लिए मरते हैं, त्यौहार तक उनको छुट्टी नहीं मिलती है, क्योंकि हमारा त्यौहार सही हो जाए इसलिए अपने घर का त्यौहार छोड़ देते हैं। तो उनका वेतन ज़रूर बढ़ाइएगा और उनके लिए जो पेंशन है वो बिल्कुल बेहतर होना चाहिए। कई बार आप जब ये सारी बातें करते हैं ना, तो ये जो आपकी छवि ग्राउंड पे भी जा रही है, जो मैं लोगों से मिलता हूँ, कि बंदा दिल से बात कर रहा है, दिल मिले हुए, मतलब दिल से ये बंदा कनेक्ट कर रहा है सबको। इतना कनेक्शन, अभी जैसे थोड़ी देर पहले हम लोगों के सामने आपके मोबाइल फोन में एक रील गुजरा, भाषा में संयम होना चाहिए, दिल मिले हुए हैं, भले हम लोग दूसरे इसके राजनीतिक विरोधी हैं। तो पिछले कुछ दिनों में जो बयानबाजी हुई है, क्या लगता है कि ये खटास आगे भी रहेगी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के बीच में? नहीं, देखिए आज मुझे एक मंच मिला है। हाँ। इस मंच पे जब तक वो मेरे बड़े भाई थे, मैं दूसरे मंच पे था तो उनके लिए कुछ बोल रहा था नहीं ना, लेकिन मैं ऐसी जगह पे आया जहां पे उनके कार्य क्षेत्र है
अच्छा। मैंने उनके संगीत के लिए कुछ बोला नहीं ना। मैं इतने दिन से काम कर रहा था, मैं भी कर रहा था, वो लोग भी किए हैं। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, हम लोगों में हम लोगों की जो क्षमता थी हमने भी कोशिश की, प्रयास की। उन्होंने अगर बिहार में चीज़ों को या सिर्फ भोजपुरी क्षेत्र में उन्होंने अपने गाने या फिल्मों को चलाया, तो हम लोगों ने भी अपने गाने को इंटरनेशनल बजवाया। इंटरनेशनल लेवल पे हमने भी प्रयास की और काम किया, और हमारे इंटरनेशनल लेवल पे लोगों ने भोजपुरी को जाना। ऐसा नहीं है कि नहीं जाना हमारे वजह से, हमने प्रयास की और जाना, लोगों को जनाया हमने। तो जिस कार्य क्षेत्र में अब मेरी एंट्री हुई है, तो मुझे उनके अंदर कमियां दिख रही है, तो मैं उस कमियों का विरोध कर रहा हूँ, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी और पवन सिंह अगर एक पार्टी से जुड़े हैं तो उस पार्टी ने जो काम नहीं किया उसकी बात कर रहे हैं आप। अब मैं आपको बता रहा हूँ, 3 सांसद भोजपुरी के वहां पे हैं, लेकिन बता दीजिए मुझे कि आज तक हमारी भोजपुरी 8वीं अनुसूची में क्यों नहीं आई? आनी चाहिए कि नहीं चाहिए? उससे हमारे बच्चों का कितना फायदा होता, नौकरी मिलने में कितनी ताकत मिलती, उनको ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिलती। आज तक 8वीं अनुसूची में हमारी, जबकि केंद्र में सरकार उन्हीं की है। क्या ऐसा संभव नहीं हो सकता था? क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ। जितने भी थिएटर थे, कोरोना काल ने सबको तोड़ दिया, नोटबंदी ने सबको तोड़ दिया, और सारे थिएटर बंद हो गए। आज बताइए कि अगर सिनेमा लाइन के लिए उन्होंने किया, रवि भैया का एक और बयान था कि इसने बर्बाद कर दिया, बर्बाद की जिम्मेदारी उन्होंने मुझ पे ठोक दी कि मैं बर्बाद कर। रवि भैया से आपका कुछ निजी हो गया है क्या इस चुनाव में? नहीं, निजी नहीं है, वो मेरे बड़े भाई हैं। वो देखिए, सच पूछिए तो मैं तेजस्वी जी का चमचा नहीं हूं, मैं उनका भाई हूं, इसलिए ऐसा बोल पा रहा हूं, और वो मोदी जी के भाई नहीं है। अच्छा, इसलिए वो वैसे बोलते हैं। बात वहां है ना कि जो सही है उसको सही बोलने में क्या हर्ज है, और जो गलत है उसको गलत बोलने में क्या हर्ज है? अब बोलो ना, क्या करोगे पैसा? मैं एक शब्द हमेशा बोलता हूं कि बेटी दामाद की हो जाएगी, बेटा बहू का हो जाएगा, शरीर शमशान की हो जाएगी, और जिंदगी मौत की हो जाएगी, और लास्ट में निधन लिखाना है। तो ये धन जब लास्ट में निधने लिखाना है, तो भाई ये किसके लिए? आज नहीं तो देखिए, जीते जी हर आदमी मेरा बुराई करेगा, लेकिन मरने के बाद पता चलता है कि इंसान एक ऐसा था। मैं मरने के बाद के लिए काम कर रहा हूं। जीते जी मुझे कोई, हर आदमी के दिल पर राज नहीं कर सकता, तो मरने के बाद का ये प्रोसीजर है जो छपरा को मुझे अपने माँ की तरह सजाना है, अपने पिता की तरह प्यार करना है, अपने बच्चों की तरह गोद में रखना है। तो छपरा शहर को और छपरा की व्यवस्था को मैं प्रयास करूंगा जो मैं ऐसे करूं। एक आखिरी सवाल, भोजपुरी इंडस्ट्री के 3 नामों की हमने चर्चा की और बहुत स्टार हैं, क्या उन लोगों को हम कैंपेन में देखेंगे, वो खेसारी लाल जी के लिए वोट मांगते नजर आएंगे? जैसे अक्षरा सिंह जी ने हमें लल्लन टॉप को इंटरव्यू दिया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर खेसारी अगर मुझे फोन करके बुलाएंगे तो मैं जरूर आऊंगी उनके लिए वोट मांगने के लिए। तो आप देखिए, सच पूछिए तो ये मंच दूसरा है, हाँ, और उन सबके अपने काम होते हैं। हाँ, और तीनों भाई मेरे आए, क्या फर्क पड़ता है, चारों भाई आ जाए। हाँ। मैं बाकी भाइयों की बात कर रहा हूँ जो इंडस्ट्री में बाकी। बिल्कुल, मैं बाकी भाइयों की बात कर रहा हूँ, वो चारों भाई आ जाए। वो पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनका विचारधारा वहां है। ऐसा नहीं है कि मैं मनोज भैया का प्रचार नहीं किया हूँ, पवन भैया का प्रचार नहीं किया, मैं किया हूँ ना, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत रिलेशन है, मैं उनको अपना मानता हूँ। इसलिए मैं उस समय भी आरजेडी परिवार का था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उनके लिए दिल्ली में 2-2 बार 3-3 बार प्रचार किया, और उसके बावजूद भी उस पार्टी के विरोध में मैं पवन भैया के लिए गया था, क्योंकि मेरा संबंध, मैं उनको बड़ा भाई मानता हूं, तो मैं गया था। अगर वो छोटा भाई मुझे मानते हैं तो नहीं आएंगे, अगर रवि भैया छोटा भाई मुझे मानते हैं तो नहीं आएंगे, अगर दिनेश भैया मानते हैं तो नहीं आएंगे, मनोज भैया मानते हैं तो नहीं आएंगे। हाँ, अगर वो उनको रिश्ते से बड़ा उनकी अगर पार्टी है तो बिल्कुल आएंगे वो, और उनको आना भी चाहिए। मुझे, मेरा रिश्ता मेरे लिए मायने रखता है, और इसीलिए मैं ये सारी चीजें करता हूँ। तो हम उनके लिए कितना मायने रखता है ये उन पे भी सही। मतलब एक तरह से आप इशारा दे रहे हैं, आप उनको बोल रहे हैं भाई यहाँ छोड़िए, हम मैदान संभाले हुए हैं। अरे नहीं, अच्छी बात है, ये मोदी जी से तो बड़े नहीं है ना। नहीं, तो मोदी जी आ रहे हैं ना, हाँ, उनको भी तो मैं चाचा ही बोल रहा हूँ, उनको भी तो पिता ही बोल रहा हूँ। ये लड़ाई है सर, इस लड़ाई में हर चीज जायज है। ये उनके विचारधारा की लड़ाई है, ये मेरे विचारधारा की लड़ाई है। उसमें वो सही है, इसमें मैं सही हूँ। कोई जरूरी नहीं है कि हमारे शब्द जो हो रहे हैं वो किसी को बेहतर लगे। ये शब्द किसी को बुरा लगता है, अगर इसको आप 10 तरीके से सोचिएगा, ईमानदारी के तौर पे सोचिएगा, तो हमारे सारे शब्द आप बताओ सही है कि गलत।
जनता को तय करना है कि छपरा की सियासत का कमान किसे सौंपा जाए। खेसारी जी मैदान में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। कितने दिन हो गए लगातार कैंपेन के? कब? भैया मुझे लगता है कि हम 18 तारीख से लगे हुए हैं। 18 तारीख से, तो 10 दिन आज हम लोग मान 10 दिन से मैं अब 3-3 बजे सो रहा हूँ और फिर 7 बजे उठ के निकल जाता हूँ। तो ठीक है, छपरा को अगर 10 दिन में अगर फंड हो जाए ना, हाँ, तो मैं चाहूँ तो 10 दिन में हाँ, छोटी छोटी व्यवस्था जो होती है ना वो करके जाऊंगा। इतना दिमाग में रख लीजिए, बस फंड चाहिए मुझे, लगा दो जितना लगाना है। मुझे कमाने के लिए थोड़ी आया हूँ, मेरे लिए वो राजनीति पेशा थोड़ी है, बिजनेस थोड़ी है। बिजनेस है अपना, चलेगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। उधर से भी कमाऊंगा, इधर ही डाल दूंगा, क्या फर्क पड़ता है। इतना जरूर है कि खेसारी जब छपरा आएगा ना, तो ना किसी बहन की सगाई, ना किसी माँ की दवाई, और ना ही किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई। अगर सरकार के फंड में नहीं है पैसा तो ये खेसारिया कराए। चलिए इसी के साथ हम इस इंटरव्यू को यहीं खत्म करते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं चुनाव के लिए। उम्मीद करते हैं कि छपरा की जनता आप पर भरोसा जताएगी। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। अभी के लिए इतना ही। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।